of all those martyred in these two wars from their criminal and disgraced killers. वियतनाम में तेज रफ्तार कश्ती उलटने से इंडियन सयाहों समेत कम से कम 15 अफराद हलाक। बोट एक्सीडेंट में 15 लोग मरे बोल के जो समाचार मिला था, इसके लिए भारत सरकार ने समाचार लेने के लिए और उनको सहायता करने के लिए सब कुछ कोशिश करेगा। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के 5 डिवीजन के इलाके इरजा में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान झड़पें, कम से कम एक शख्स हलाक। क्या पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी की जगह सुकड़ रही है? मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन, इंटरनेट शटडाउन, सियासी जमातों पर पाबंदी, समाजी रहनुमाओं को लंबी लंबी सजाएं और मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप। क्या पाकिस्तान में एहतजाज या हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ की स्पेस कम हो रही है? पिछले दिनों पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी पर बगावत का इल्ज़ाम लगाकर इसे कलअदम करार दे दिया। जानिए कि क्या दरियाए सिंध में पानी कम हो रहा है और इस किल्लत से लोग और ज़राअत किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। दूर दूर तक रेत के टीले, बाजार ऐसा लगता है जैसे ये कोई सहरा हो, लेकिन ये सहरा नहीं, दरियाए सिंध का आखिरी बिराज कोटरी बैराज है। मजीद जानिए कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में शाही कला की 400 साल पुरानी तस्वीरी दीवार को कैसे बहाल किया गया। दूर से देखने में लगता है कि एक जैसी दीवार चलती जा रही है, लेकिन जब करीब से हमने इसमें काम किया तो हमें यही लगा कि मोनोटनी नहीं थी और हमेशा कुछ नया मिलता है। ये भी जानिए कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा क्यों काटते हैं। साइंस ने इस आम सवाल का जवाब ढूंढ लिया। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका ने कहा है कि तेहरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले एक जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद उसने ईरान पर हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है, जबकि ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगले ऐलान तक आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज बंद कर दी गई है। और सरकारी मीडिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो अपनी शनाख्त और ट्रैकिंग वाला निज़ाम बंद करके मंजूर शुदा रास्ते से हट गया था। अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम के मुताबिक जब पासदारान इनकलाब ने कब्रस के परचम बरदार एक जहाज को निशाना बनाया तो उसने रवां हफ्ते तीसरी बार हमले किए हैं। ये पेशरफ्त उस हफ्ते के अवाइल में पेश आने वाले इन वाकयात के बाद सामने आई है, जिनमें 3 तिजारती बहरी आयल टैंकरों को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और ईरान ने जवाब में मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने कहा कि जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और वो अपना सफर जारी ना रख सका। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज पर मौजूद अमले का एक रुकन भी लापता है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में सेंटकॉम ने लिखा, तिजारती जहाजों पर पहले हमलों के लिए जवाबदेह ठहराए जाने के बाद ईरान को मफामती याददाश्त की पासदारी का एक और मौका फराहम किया गया था, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने यही बयान शेयर करते हुए लिखा कि ईरान ने एक गलत इंतखाब किया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतवार के रोज इससे पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा था कि गैर मंजूर शुदा रास्ते पर सफर करने की कोशिश करने वाले एक बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल दागने के बाद अगले ऐलान तक आबनाए हुर्मुज बंद कर दी गई है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी की जानिब से नशर किए गए एक बयान के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा कि हिदायत को बार बार नजरअंदाज करने के बाद जहाज को इंतबाही फायरिंग का निशाना बनाया गया और उसे रोक दिया गया। पासदारान इनकलाब ने ये इंतबाह भी दिया कि बंदिश के नतीजे में किसी भी अमरीकी जारहियत का शिद्दत से जवाब दिया जाएगा और खित्ते में नए अड्डों को निशाना भी बनाया जाएगा। याद रहे कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने सनीचर के रोज कहा था कि उनके वालिद और पेशरो अली खामनाई की मौत का बदला लेना कौम का मुतालबा है और इसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने ये बात अपने टेलीग्राम अकाउंट पर जारी एक तहरीरी पैगाम में कही। खामनाई ने ये पैगाम अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की तकरीबात के बाद जारी किया है। We pledge that we will avenge your pure blood and the blood of all those martyred in these two wars from their criminal and disgraced killers. This revenge is the demand of our nation, and it most certainly must be carried out.
वियतनाम की मुकामी मीडिया ने हुकाम के हवाले से बताया है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में एक जजीरे के नज़दीक इंडियन सयाहों को ले जाने वाली एक तेज़ रफ्तार कश्ती उलटने से 15 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 32 इंडियन सयाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। कश्ती हॉन माय रत निगवाई जजीरे से तकरीबन 400 मीटर के फासले पर उलट गई। वियतनाम के अखबार VN एक्सप्रेस के मुताबिक इलाके में मौजूद मुतादिद सियाहती कश्तियों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और कश्ती में फंसे कई मुसाफिरों को बचा लिया। बाज़ इतलात के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद इंडियन शहरी हैं। इस हादसे में 21 अफराद को बचा लिया गया है। खलीजे थाईलैंड में वाक़ एन थोई जज़ायर के सिलसिले में शामिल छोटा सा जजीरा हॉन माय रत निगवाई कश्तियों के जरिए मुख्तलिफ जजीरों की सैर के लिए आने वाले सयाहों में काफ़ी मकबूल है। हॉन माय रत निगवाई वियतनाम के सबसे बड़े जजीरे फोकोवक से तकरीबन 10 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। इलाके के एक सीनियर कम्युनिस्ट ओहदेदार रिंगवेन तेन हाई ने बताया है कि हुकाम हलाकतों और जिंदा बच जाने वालों की दुरुस्त तादाद का तयन कर रहे हैं। बोट एक्सीडेंट में 15 लोग मरे बोल के जो समाचार मिला था, इसके लिए भारत सरकार ने समाचार लेने के लिए और उनको सहायता करने के लिए सब कुछ कोशिश करेगा। वो फैमिली को डीप सिंपैथी मैं बताता हूँ। वो एक्सीडेंट के बारे में जो समाचार पूरा मिलने के बाद हम समाचार दे देंगे। पुलिस और मुकामी इंतजामिया ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के 5 डिवीजन के इलाके इर्जा के नज़दीक हुकूमत की जानिब से कालादम करार दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान झड़पों के नतीजे में एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रावलाकोट पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि रावलाकोट रोड पर पुलिस की एक चेक पोस्ट वाक़ है, जिसे कुछ रोज़ कबल एक मनसूबाबंदी के तहत खाली किया गया था। एहलकार ने दावा किया कि शनिचर को जब पुलिस एहलकार इस चेक पोस्ट को बहाल करने और वहां पर ड्यूटी अदा करने के लिए जा रहे थे तो करीबी इलाके में छुपे हुए कालादम तंजीम के कारकुनों ने मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार के बकौल इसके जवाब में पुलिस एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की, जिसके नतीजे में कालादम तंजीम का एक कारकुन हलाक हो गया जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 2 एहलकार भी मामूली जख्मी हुए हैं। मुकामी इंतजामिया के एक आला अहदेदार ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। दूसरी जानब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने 15 जुलाई को अवामी एक्शन कमेटी की लॉन्ग मार्च की कॉल को रोकने और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मरकजी हुकूमत से FC और रेंजर्स की इजाफी नफरी की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त के जवाब में वजारत दाखिला ने नफरी मरहला वार कश्मीर रवाना करना शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में इंतखाबी मुहिम जारी है, जबकि 5 डिवीजन के शहर रावलाकोट में कालादम जमात की जानिब से धरना दिए जाने की वजह से इंतखाबी मुहिम सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का सामान दूर दराज इलाकों के मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचाने के लिए वफाकी हुकूमत से हेलीकॉप्टर फराहम करने की दरख्वास्त भी की है। पाकिस्तान में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन, इंटरनेट शटडाउन, जमातों पर पाबंदी, सियासी और समाजी रहनुमाओं को लंबी लंबी सजाएं और मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप। तो क्या पाकिस्तान में आज़ादी इजहार या हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ की स्पेस बतदरीज सिकुड़ती जा रही है? आज के सैरबीन में अली काज़मी ने इसी मौजू पर तफसील से बात की है। मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन, इंटरनेट शटडाउन, सियासी जमातों पर पाबंदी, समाजी रहनुमाओं को लंबी लंबी सजाएं और मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप। क्या पाकिस्तान में एहतजाज या हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ की स्पेस कम हो रही है? पिछले दिनों पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी पर बगावत का इल्ज़ाम लगाकर इसे कलअदम करार दे दिया। मकामी हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि ये कमेटी अवामी मसाइल के नाम पर अवाम में प्रोपेगेंडा फैला रही है। कुछ अरसे कबल बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा महारंग बलोच को भी हुकूमत के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा PTM, PTI, TLP ऐसी कई मिसालें हैं जहां मुजाहिरीन का रवैया तो शायद सख्त हो, लेकिन रियासत ने भी कोई नरमी नहीं बरती और ताकत का बेदरेह इस्तेमाल किया। आज सैरबीन में इसी मौजू पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी की जगह सुकड़ रही है
یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے طول و عرض میں مظاہرین پر ہونے والے کریک ڈاؤن کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیا اب حکومت کے خلاف احتجاج غیر آئینی ہے، اور کیا اس سے واقعی ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عورت مارچ کی۔ پچھلے تقریباً 8 سال سے ہر سال پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کے بینر تلے جلسے جلوس آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ اس مارچ کے آرگنائزرز کے مطابق ان کا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس تحریک کا مقصد صرف پاکستان میں خواتین کے تحفظ اور مساوی حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ اس سال بھی مئی کے مہینے میں سندھ حکومت نے کراچی میں عورت مارچ کے لیے NOC جاری کیا۔ ویسے تو حکومت کے اس NOC پر بھی ایک بڑی کنٹروورسی بنی، لیکن اصل تنازع تب کھڑا ہوا جب سندھ پولیس نے عورت مارچ کی منتظمین کو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اجازت نہیں دی۔ شیما کرمانی سمیت دوسرے آرگنائزرز اور کچھ صحافیوں کو بھی پریس کلب کے باہر سے ہی گرفتار کر لیا۔ ہم نے شیما کرمانی سے اس دن کے واقعات کے بارے میں بات کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ میری گاڑی کا دروازہ کھول کے مرد پولیس مین انہوں نے گاڑی کے اندر بٹھا دیے، جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت غیر قانونی چیز تھی، تو میں نے اس پہ آبجیکٹ کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے جب ہم نے کچھ شور مچایا تو پھر انہوں نے وہ میل پولیس والوں کو ہٹا کے فیمیل پولیس والوں کو اندر گھسیڑ دیا، اور اس پہ بھی ہم نے شور مچایا تو پھر انہوں نے مجھے کھینچنا شروع کیا، گاڑی میری چابی نکالی گاڑی میں سے، اور وہ لوگ مجھے کھینچنے لگے۔ اور پھر کیونکہ میں ریزسٹ کر رہی تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ ہم کیوں جائیں، خاموشی سے ہم کیوں جائیں پولیس، بھئی آپ کیسے ہمیں لے جائے، کوئی لیگل طریقے، یہ انلیگل ہے۔ تو پھر انہوں نے باقاعدہ مجھے پاؤں سے اٹھا کر کے اپنی گاڑی میں ٹھوس کر کے پھر وہ تھانے لے گئے۔ ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا تھا، ہم آرام سے پیسفلی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یا پیدل پریس کلب جا رہے تھے، جو ایک ہمارا لیگل رائٹ ہے۔ کیا حکومت، کیا سرکار، کیا ریاست عورتوں سے ڈرتی ہے؟ عورتوں کی آواز سے ڈرتی ہے؟ عورتیں جب اکٹھا ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے، ان سے ڈرتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک جمہوری ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ڈسینٹ تو اس کا ایک ضروری عمل ہے کہ کوئی ہوں گے لوگ جو آپ سے اگری نہیں کریں گے، تو ڈس ایگریمنٹ کو آپ اس طرح سے کچھ لیں گے کہ آپ ان کو غائب کر دیں، آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں، یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ تو بات تھی ان مظاہرین کی جن کا بظاہر کوئی حکومت مخالف سیاسی ایجنڈا نہیں۔ انفیکٹ اس واقعے کے بعد سندھ حکومت نے اپنے بیان میں خود سندھ پولیس کے اس اقدام کی مذمت بھی کی، لیکن پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ گرفتاریاں ان پولیس افسران کا اپنا فیصلہ تھا، یا پھر کیا یہ اور اس سے ملتے جلتے کئی دوسرے واقعات اختلاف رائے کے حوالے سے ریاست کی سوچ میں کسی بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں؟ لیکن یہ کیسے پتہ لگے کہ ریاست کیا سوچ رہی ہے؟ ایک طریقہ ہے، پہلے تو دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اظہار رائے کے حوالے سے گزشتہ برسوں میں کیا قانون سازی کی ہے۔ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یا PICA سب سے پہلے 2016 میں آئین کا حصہ بنا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ حکومت نے جنوری 2025 میں اس قانون میں ایک بڑی اور متنازع ترمیم کے بعد اینٹی ڈس انفارمیشن لاء متعارف کرایا، جس کے بعد اب انٹرنیٹ پر جھوٹی یا گمراہ کن خبریں پھیلانے کی سزا 3 سال قید ہو سکتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 میں حکومت نے اس متنازع قانون کا سہارا لیتے ہوئے سیاسی مخالفین، سول سوسائٹی اور میڈیا پر واضح کریک ڈاؤن کیا۔ گزشتہ سال سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق PICA میں ترمیم کی منظوری کے بعد پہلے 8 مہینوں میں اس کے تحت 689 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔ 2026 میں اس قانون کے اطلاق کی ایک بڑی مثال ہیومن رائٹس لائرز ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ہے، جنہیں ان کی سوشل میڈیا پوسٹ کے نتیجے میں 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس جارحانہ رویے سے معاشرے میں سیلف سینسرشپ کو فروغ ملے گا، یعنی کہ لوگ اور ادارے سزا کے ڈر سے حکومت اور حکمرانوں پر جائز تنقید سے بھی گریز کریں گے۔ مدعا طارق ایشیا فورم فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ سے منسلک ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ ایشیا میں اور خصوصاً پاکستان میں مجموعی طور پر شہری آزادیوں کے لیے دستیاب جگہ سکڑ رہی ہے۔ یہ پوری ایشیا کی کنسرن ہے کہ سوک اسپیس شرنک ہو رہی ہے۔ جو میری تنظیم ہے فورم ایشیا،
ہم بھی یہ ڈاکیومنٹ کرتے آ رہے ہیں. اور جو باقی تنظیمیں ہیں جیسے سیوکس ہے, ابھی پاکستان کا سکور 24 آؤٹ آف 100 ہے جو کہ ریپریسڈ کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میرے لیے سب سے زیادہ ورینگ ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیوک پارٹیسپیشن ہے اس کی سیکیورٹائزیشن ہو رہی ہے. یعنی کہ جو چیزیں ایک ڈیموکریسی میں نارمل جیسے کہ امنی احتجاج کرنا, آرگنائز کرنا, اسٹیٹ سے اکاؤنٹیبلٹی دینا, ڈیمانڈ کرنا, یا ایسی چیزوں کو انکریزنگلی ہم نے دیکھا ہے کہ لا اینڈ آرڈر یا نیشنل سیکورٹی لینس سے دیکھا جا رہا ہے. تو 2023 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہے, ایک تو بہت بڑھ گئے ہیں پروٹیسٹ پاکستان میں, ساتھ ہی ساتھ وائلنس بہت بڑھ گئی ہے. پروٹیسٹ پہ جو ریپریشن ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لیتھل فورس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو ایک کامن پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری جو ریجنل ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں ایک کنسسٹنٹ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہو, عورت مارچ ہو, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پروٹیسٹ ہو, یا پاکستان زیر انتظام یا کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, موومنٹس الگ ہے, ان کی ڈیمانڈس بہت مختلف ہے, لیکن اسٹیٹ رسپانس جو ہے وہ ایک ریمارکیبل کنسسٹنسی ہے اس کی. ایک تو ہم دیکھتے ہیں سیکشن 144, سیکشن 144 کا استعمال ہو رہا ہے, پریونٹیو ڈیٹینشن ہو رہا ہے, ہزار افرادوں کو ایک ساتھ اریسٹ کیا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس ہو رہے ہیں. آپ نے سیوک اسپیس کی بات کی, جو ہے سٹیزنس کے رائٹس کی بات کی, تو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیوک اسپیس کی جو یہ ٹرم ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاؤ آئی سی اٹ, سیوک اسپیس وہ جگہ ہے جہاں پہ اسٹیٹ اور سوسائٹی ڈائلاگ کر سکتی ہے. اسی لیے اسی کے ذریعے سے جو جرنلسٹ ہے وہ رپورٹ کر سکتے ہیں, جو وکیل ہے وہ اپنے وکٹمس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے کہ جو پبلک انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں ہمارا ٹرسٹ قائم رہتا ہے, ان پہ ہمارا بھروسہ رہتا ہے. اب جب پبلک ٹرسٹ ہم کھو رہے ہیں انسٹیٹیوشنس میں تو گورننس بھی آٹومیٹکلی ویک ہی ہونی ہے. جب اس طرح کے احتجاج یا کوئی مظاہرہ پرامن نہیں رہتا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست کا یا حکومت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے, کس طریقے سے اسے ہینڈل کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ پھر کیسے انشور کرنا چاہیے کہ فنڈامنٹل رائٹس بھی جو ہے وائلیٹ نہ ہو اور لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین ہو سکے, اور یہ جو ہے مشتعل مظاہرین ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے؟ اگر کسی نے وائلنس کی ہے تو اسٹیٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینی ہے, لیکن وہ ٹارگیٹڈ ایکشن لینی ہے. کلیکٹیو ایکشن نہیں ہو سکتی ہے, کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. مطلب اگر کچھ افراد وائلنس میں انوالو ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پوری اسمبلی ہے جو بھی اس پروٹیسٹ میں انوالو تھا وہ سب وائلنس یا وہ پوری اسمبلی اپنی لیگل پروٹیکشن کھو دے. وہاں پہ اسٹیٹ پہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چن کے ان افراد کو سزا دے جو وائلنس کریٹ کر رہے ہیں, نہ کہ پوری اسمبلی پہ ہی بین لگا دے, جو کہ ہم دیکھیں. مطلب اگر آپ سیکشن 144 دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے, وہ اسمبلی کو ہی پریمپٹیولی بین کرتا ہے. یوز آف فورس لاسٹ ریزورٹ ہے, وہ آخری چارہ ہے, اس سے it's a last resort, and then also it has to meet the 3 tests: لیگیلٹی, نیسیسٹی اینڈ پروپورشنالٹی. ریاست کی سوچ جانچنے کا دوسرا طریقہ اس کا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک ہے. اس حوالے سے پچھلی حکومتوں کا ٹریک ریکارڈ بھی بہت اچھا تو نہیں, لیکن موجودہ حکومت کی زد میں آنے والی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی لسٹ ایک مختصر عرصے میں کافی لمبی ہو چکی ہے. ایک دو کی بات تو ہم نے شروع میں کی, اور 3 مثالوں پر مختصراً یہاں بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑی اور واضح مثال تو پی ٹی آئی کی ہے. عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز یا تو اب جیل میں قید ہیں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. اور وہ سیاسی جماعت جو کسی زمانے میں اپنے جلسوں, دھرنوں اور لانگ مارچز کی وجہ سے مشہور تھی یا بدنام تھی, اب خیبر پختونخوا سے باہر اپنی سیاسی قوت کا اظہار کرنے سے قاصر ہے. پرتشدد مظاہروں کا ذکر ہو تو ایک اور جماعت بھی ذہن میں آتی ہے, تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی. ٹی ایل پی نے پچھلے 10 سالوں میں مختلف موقعوں اور مختلف ایشوز پر اپنی ڈیمانڈز پوری کروانے کے لیے مظاہرے کیے. ان میں سے بعض مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. البتہ پچھلے سال حکومت نے اس جماعت کو کالعدم قرار دے کر اس کے مظاہروں پر پابندی عائد کر دی. پھر معاملہ ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ماہرنگ بلوچ کا, جنہیں حال ہی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک سیاسی مظاہرے میں اشتعال انگیز تقریریں کرنے اور ایک ایف سی اہلکار کی ہلاکت کا سبب بننے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ بی وائی سی کے جلسے میں سرکاری اہلکاروں کے خلاف باتیں اس اجتماع کو پرامن آئینی اجتماع کے تحفظ سے محروم کرتی ہیں. تو پھر یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسی اور کیا چیزیں ہیں جو حکومت کی نظر میں کسی بھی اجتماع یا مظاہرے کو آٹومیٹکلی غیر قانونی بنا سکتی ہیں. کیا ان اجتماعات میں امن و امان قائم رکھنا
हुकूमत के साथ साथ मुजाहिरीन की भी जिम्मेदारी है, और दुनिया भर में इस हवाले से क्या बुनियादी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है? देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने से स्टेट को नहीं रोक सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक बहुत जरूरी प्रिजम्पशन एस्टैब्लिश करता है कि ये पहली बात है जो फंडामेंटल राइट्स है जिसमें अमनी एहतजाज भी आता है, ये रियायत नहीं है, इट्स नॉट अ कंसेशन फ्रॉम द स्टेट, ये आपका भी हक है। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फैसिलिटेट करना। अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो ऐसे लॉज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे परमिट किया जाता है पीसफुल असेंबली, लेकिन इंटरनेशनल लॉ का स्टैंडर्ड परमिशन नहीं है, उसका स्टैंडर्ड फैसिलिटेशन है। और यूएन जनरल कमेंट 37 अगर देखिए वो बाज़ाब्ता तौर से एस्टैब्लिश करता है कि पीसफुल असेंबली इज अ फंडामेंटल राइट, ये बुनियादी हुकूक है जो आप एक सिटीजनरी से नहीं छीन सकते। और अब अगर हम बात करें, पीसफुल असेंबली एक राइट है, रिस्ट्रिक्शन जो है जो भी है वो एक रिस्ट्रिक्शन, एक एग्जेम्पशन होनी चाहिए, नॉर्म नहीं होना चाहिए, रूल नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्टेट पे बर्डन है कि जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी ये पीसफुल प्रोटेस्ट पे लगाए, एक तो उसके 3 क्राइटेरिया है, एक तो लॉफुल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और नेसेसरी होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जैसे अगर आप देखें कुछ लॉज जो पिछले 3 साल में लाए गए हैं, जैसे पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर लॉ है, या पीका में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, या 27th अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, वो इंटरनेशनल लॉ के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। तो जो हमारी 3 टेस्ट है, जो 3 इम्तिहान क्रॉस करने हैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन को, वो ऑलरेडी फेल हो रही है। और एज अ स्टेट पार्टी टू ICCPR, पाकिस्तान का ये ऑब्लिगेशन है कि ये फंडामेंटल राइट्स को फैसिलिटेट करे। क्या आपको फैजाबाद धरना याद है? ये धरना नवंबर 2017 में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान फैजाबाद इंटरचेंज पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। मुद्दा था इंतखाबी हल्फनामे में ख़त्म नबूवत के हवाले से मुतनाज़ा तरमीम का। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में आर्मी चीफ और बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया कि वो फ़ौज के उन एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की। इसी तरह 2013 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी का धरना, जिसने उस वक्त की हुकूमत को तकरीबन मफलूज करके रख दिया। पार्लियामान और टीवी स्टेशन पर हमला भी उसी वक्त की बात है। ये सब मिसालें माजी करीब की हैं, लेकिन महसूस ये होता है कि वो कोई और ज़माना था। इस्टेब्लिशमेंट की पाबंदियों के बावजूद इजहार आज़ादी राय की भी कुछ स्पेस मौजूद थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने जलसे जलूसों में उस वक्त के आर्मी चीफ पर तनकीद करने और ये कहने की आज़ादी थी कि मुझे क्यों निकाला। जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वज़ीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। लेकिन अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुल्क में होने वाली लॉन्ग मार्चेस और धरने मुसल्ला जत्थों की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का लॉन्ग मार्च होता है कि आप एहतजाज के तौर पे जो है वो किसी जगह पे जो है वो एक रैली की सूरत में जो है वो जाते हैं। वो लश्कर कशी है, यानी मुसल्ला उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ जो है वो मार्च करने की जो है वो कोशिश की। तो फिर हज़रत मौलाना फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं, अगर वो ऐसी सूरत हाल में अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं निभाएंगी तो फिर इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कौन पूरा करेगा। BBC ने हुकूमती एहलकारों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कई मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान का आइन शहरियों को इजहार राय और एहतजाज की आज़ादी तो देता है और उसे फंडामेंटल राइट या बुनियादी हक भी करार देता है, ताहम आइन के मुताबिक ये कोई एब्सोलूट राइट नहीं है। मतलब कि कौमी और दिफाई सलामती, मुल्क में अमन व अमान, मजहब और इखलाकी इक़दार समेत ऐसे बहुत से अवामिल हैं जिन पर आइन भी इजहार की मुकम्मल आज़ादी नहीं देता। अगर रियासत को लगे कि बज़ाहिर पुरअमन मुजाहिरों से शहरियों की ज़िंदगियाँ मफलूज होने का इम्कान है या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होने का ख़तरा है, तो ऐसे मुजाहरे की इजाज़त ना देना रियासत की सवाबदीद समझा जाता है। पुरतशद्दुद अनासर से अवाम और अक़लियतों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ चूँकि रियासत की ज़िम्मेदारी है, इसलिए गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ मुजाहिरों को रोकने की ताकत भी रियासत के पास ही है। मैंने सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की कारकुन मुनीज़ जहांगीर से इस बारे में बात की और पूछा कि हुकूमत को क्यों, कब और कैसे ये लगता है कि मुल्क में होने वाला कोई एहतजाज गैर कानूनी है
اور آخر اسے کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ جہاں تک آزادی اظہار رائے کا سوال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، مگر دیکھیے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سیکشن 144 لگا ہی ہوا ہے اور اس کو کبھی اٹھا ہی نہیں رہے. سو مسلسل اگر آپ سیکشن 144 لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جی احتجاج جو ہے اس کا حق شہریوں کے پاس ہے ہی نہیں. اچھا، احتجاج کے حق کی ہم نے بات کی، تو پھر ہم پاکستانی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کو کیا حق دیتا ہے، کیا جو ہے کہ وہ کیسے احتجاج کریں؟ دیکھیے، رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کو دیتا ہے. دوسری بات مت بھولیے گا کہ ہر ملک کا ایک اپنا کلچر بھی ہوتا ہے، ایک سیاسی کلچر بھی ہوتا ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے جو سیاسی کلچر رہا ہے اس کے اندر آزادی اظہار رائے، احتجاج کا حق ڈکٹیٹروں کے زمانوں میں بھی رہا ہے. کبھی ایسا وقت آیا ہی نہیں پاکستان کے اوپر کہ لوگوں نے احتجاج نہ کیا ہو. تو ایک ملک کا ایک کلچر بھی ہوتا ہے، ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے. تو پاکستان ایز اے ہسٹری آف کریج اور اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا کوئی باؤنڈریز بھی ڈیفائنڈ ہیں آئین میں، یا حکومت کو کیا یہ حق ہے کہ وہ کسی مظاہرے پر کو جو ہے پر پابندی لگائے کسی بھی وجہ سے؟ دیکھیے، وہ تو قوانین موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں کسی بھی مظاہرے کے اوپر. ظاہر ہے اگر آپ ویپنز اٹھا کے لے آئیں کسی بھی مظاہرے کے اندر تو ادھر تو پابندی لگنی چاہیے. مگر ہم نے ماضی کے اندر کیا دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مظاہرین ڈنڈے لے کے آئے یا ویپنز لے کے آئے تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. کیا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت نے مذاکرات ماضی میں نہیں کیے تھے؟ کیا وہ پرامن احتجاج تھے؟ تو دیکھیے، سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی چاہیے، اس کے اندر اسٹیٹ کی اپنی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر آپ کو قانون کا فالو کرنا چاہیے. سوچا جائے تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ریاست اپنے اوپر تنقید اور احتجاج کو نہ صرف برداشت کرے بلکہ عوام کو ایسا کرنے کے لیے محفوظ ماحول بھی فراہم کرے. لیکن یہ تضاد ہی ایک صحت مند جمہوری معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. ایسا معاشرہ جہاں حکومت اپنی پالیسیز اور ایکشنز کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، جہاں ان پالیسیوں پر تنقید کو بغاوت نہیں بلکہ چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں ملک چلانے میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے جتنا حکومت کا، اور جہاں یہ سب ادارے مل کر جمہوری اقدار اور اظہار رائے کی اس آزادی کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان میں اظہار رائے کی اس آزادی کی جگہ کم ہو رہی ہے. گزشتہ کچھ برسوں کے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پرتشدد مظاہروں نے بھی زور پکڑا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. لیکن یہ کاز اینڈ افیکٹ کا سائیکل پاکستانی تاریخ کے مختلف ادوار میں دیکھنے میں آیا ہے اور پاکستانی معاشرے پر اس کا اثر کبھی مثبت نہیں رہا. یہ بات درست ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کا نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے قانون سازی بھی اس کا حق ہے، لیکن یہ ایک فائن لائن ہے اور موجودہ حالات میں خدشہ اس بات کا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے نام پر شہریوں کے بنیادی حقوق سلب نہ ہو جائیں. پاکستان کے صوبوں سندھ اور بلوچستان میں اس وقت چاول، کپاس اور گنے کی کاشت کا موسم ہے، لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت نہری پانی بھی دستیاب نہیں. اس کی وجہ دریائے سندھ میں پانی کی کمی بتائی جاتی ہے. کیا واقعی دریائے سندھ میں پانی کم ہو رہا ہے اور اس قلت سے لوگ اور زراعت کس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے اوستا محمد سے ریاض سہیل اور محمد نبیل کی یہ رپورٹ. پانی کے اس جوہر پر کبھی صرف جانوروں کا روایتی حق تھا. بارش کے پانی سے بھرنے والا یہ جوہر آج انسانوں کی بھی پیاس بجھا رہا ہے، کیونکہ یہاں گزشتہ 1.5 ماہ سے نہری پانی نہیں پہنچا. یہ مناظر زیریں سندھ کے ضلع بدین کے علاقے کڈھن کے ہیں، جو اکرم کینال کے آخری حصے پر واقع ہے. مقامی لوگ یہی پانی چھان کر یا ابال کر پینے پر مجبور ہیں. کھارا پانی گندا پانی، کوئی انسان کیا یہ پی سکتا ہے؟ یہاں قحط سالی ہے، مجبوری میں اور کیا کریں، یہی پانی پیتے ہیں. سیم کا پانی خراب ہے جانتے ہیں، کچھ جانور پیتے ہیں، کچھ ہم پیتے ہیں. زمینیں سوکھ گئی ہیں، جانور بھی بھوک سے مر رہے ہیں.
आलूदा पानी पी रहे हैं। पूरा महीना बीत चुका है, नहरों में पानी नहीं आया है। अब कहाँ से पीने का पानी आए? ये ही पानी पीते हैं और इसी से कपड़े और बर्तन धोते हैं। इस इलाके में सेम नालों और जोड़ों से पानी भरना मामूल बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा पानी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन सकता है। हमें कढ़न शहर में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एक एहतियाजी कैंप भी नजर आया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके हिस्से का पानी कोटड़ी बैराज से सखर बैराज की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाइस इलाके में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। 7-8 सालों से वो कोई ऐसा साल नहीं है जो हम प्रेस क्लब में नहीं बैठते हैं, धरने नहीं लगाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो जो है पीने के पानी लिए तरसते हैं। हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो कड़वा जहरीला है और उसमें TDS जो साल्ट है वो 6000, 5000, 6000 से कम नहीं है। और वो जब हम पीते हैं तो यहाँ कैंसर का मर्ज़ और TB का मर्ज़ और मुख्तलिफ जो मर्ज़ हैं, हमारे आँखों की बीनाई वो ख़त्म हो रही है, चमड़े की बीमारी हो रही है, ख़तरनाक हम कंडीशन में गुजरते हैं। बदीन कभी गन्ने और चावल की काश्त के लिए मशहूर था, जो दोनों पानी की ज्यादा जरूरत रखने वाली फसलें हैं। लेकिन आज सूरत-ए-हाल ये है कि किसानों को न सिर्फ अपनी फसलों बल्कि पीने के पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। खीराज कोहली के खानदान के पास 16 एकड़ ज़राई जमीन है। उन्होंने अपनी जमीन के एक हिस्से पर कपास की काश्त की, मगर नहरी पानी न मिलने के बायस फसल सूख गई। ये जो गढ़ों में पानी था, इस पर ये काश्त की थी। अब जो हमारे जानवर थे वही प्यासे मर रहे हैं, मजीद पानी कहाँ से लाएं? फी एकड़ पर एक हल चलाने का ट्रैक्टर का किराया 5000 रुपये है। 2 हल चलवाते हैं तो 10,000 लगते हैं। DAP खाद की बोरी 8 से 9,000 में चल रही है। 1 एकड़ पर हमने 2 बोरियां लगाई हैं। इस हिसाब से फी एकड़ 40,000 रुपये खर्चा हो चुका है, वो भी बीज के अलावा। अगर बारिश हो जाती है तो कोई सूरत निकल सकती है, अगर कुदरत राजी हुई तो। अब बरसात के आसरे पर हैं। अगर बारिश हो गई तो ये जो पौधे हैं ये हरे हो जाएंगे। अब खुदा की तरफ निगाहें हैं। सिंध में ज़रूरी सरगर्मियां 2 बड़े मौसमी अदवार यानी रबी और खरीफ पर मुश्तमिल हैं। रबी के फसल में गंदम सबसे अहम फसल होती है, जबकि इस वक्त खरीफ का मौसम जारी है, जिसमें चावल, कपास और गन्ना अहम फसलें हैं। इनमें खुसूसन चावल और गन्ना आपाशी के लिए ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा असर इन्हीं फसलों पर पड़ता है। दूर दूर तक रेत के टीले, बाजार ऐसा लगता है जैसे ये कोई सहरा हो, लेकिन ये सहरा नहीं, दरिया सिंध का आखिरी बैराज कोटड़ी बैराज है, जहाँ पर इस वक्त सिर्फ मिट्टी और धूल नजर आती है और पानी की भी इंतहाई कम मिकदार है। यहाँ से इंडस डेल्टा को 10 मिलियन एकड़ फीट पानी छोड़ना लाजमी करार दिया गया था, ताकि डेल्टा जिंदा रह सके। यहीं से सिंध के 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद को पीने की पानी की फराहमी की जाती है, और इसके अलावा ठट्टा, बदीन, सिजावल और दीगर अजला को भी यहीं से पानी फराहम किया जाता है। पाकिस्तान में मई और जून के दौरान पानी की मजमूई दस्तयाबी में कमी देखी गई है, जिसकी वजह मुतल्लिका इदारे दरियाओं में कम बहाव और बारिश की कमी को करार देते हैं। हुकूमत सिंध का दावा है कि ये किल्लत 40 से 60% है। हुकूमत सिंध का ये भी मौक़िफ़ है कि मौजूदा आबी बहरान सिर्फ मौसमियाती अवामिल का नतीजा नहीं, बल्कि दरिया सिंध के पानी की तकसीम भी एक अहम मसला है। सिंध जो दरिया सिंध का ज़ेरी सूबा है, ये मौक़िफ़ रखता है कि उसे दरिया में वही पानी मिलता है जो बालाई इलाकों के इस्तेमाल के बाद बाकी बचता है, इसलिए किल्लत के असरात सबसे पहले और सबसे ज्यादा सिंध पर पड़ते हैं। सिंध इस किल्लत का जिम्मेदार पंजाब को समझता है। लोअर राइपेरियन सिंध को सबसे पहले पानी चाहिए होता है, क्योंकि बदीन से पहली काश्तकारी जो कल्टीवेशन स्टार्ट होती है, राइस की हो या काटन की हो, वो सिंध से होती है। सिंध को पानी की ज़रूरत होती है अप्रैल के अंदर, और बदीन में आज तक राइस नहीं लगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम जुलाई में लगाएंगे कि वो
हमारे हारी को, किसान को, ज़मींदार को वो रिज़ल्ट मिल सकेंगे? नहीं मिल सकेंगे। पंजाब और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा सिंध के इस इल्जाम को मुस्तरद करते हैं कि उसे जानबूझकर उसके हिस्से से पानी कम दिया जा रहा है। उनका कहना है कि दरिया सिंध के निज़ाम में मजमूई तौर पर पानी की आमद कम है, इसलिए पानी की तकसीम 1991 के पानी मुआहदे के तहत की जा रही है, जहां दस्तयाब पानी और नहरी निज़ाम की अमली ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तमाम सूबों में पानी की किल्लत तकसीम की जाती है। ये दरिया सिंध का दूसरा पड़ाव है, यानी सक्खर बैराज। पंजाब से होता हुआ पानी गुड्डू के जरिए सिंध में दाखिल होता है और गुड्डू से यहाँ सक्खर आता है और यहाँ से फिर कोटरी बैराज के जरिए इंडस डेल्टा में दाखिल होता है। जिस तरह सिंध का इल्ज़ाम है कि पंजाब उसका हिस्से का पानी नहीं देता, इसी तरह बलूचिस्तान का इल्ज़ाम है कि सिंध का महकमा आपाशी उसकी तरफ जाने वाली नहरों में पानी नहीं छोड़ता। सक्खर बैराज से ही खीरथर केनाल निकलती है जो जाफराबाद और नसीराबाद को सैराब करती है। हम यहाँ से बलूचिस्तान जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ हकीकी क्या सूरत हाल है। सक्खर से जैकबाबाद और यहाँ से बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों झटपट और जाफराबाद से होते हुए हम खीरथर केनाल की आखिरी टेल तक पहुँचे। यहाँ के मनाजिर भी बदीन से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। यहाँ भी लोगों की जरूरत का बड़ा सहारा सेम का पानी ही था। सर भरूं था, पानी ना है, क्या करें, मजबूरी है। इसी जौहर में से पानी भरते हैं, इसी में से खाना पकाते हैं, कपड़े और बर्तन धोते हैं। पीने का पानी हमारे मर्द मोटरसाइकिलों पर दूर से भर कर लाते हैं। बास मकामात पर हैंडपंप नस्ब हैं जहां से लोग पीने का पानी हासिल करते हैं, मगर कई इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी भी खारा या गैर मयारी होने की शिकायत आम है। हम दिन में 3-4 जगह लगाते हैं और 1 किलोमीटर दूर है हमारे पीने का पानी। हम उधर से आते हैं, यहाँ से पानी भर के जाते हैं। अभी ये 2-3 महीने आए हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, फिर आ जाता है यहाँ गंदम के सीज़न में। फिर तालाब है, उसको भर के फिर उसके पानी पीते हैं, ऐसे बस गुजारा करते हैं। बलूचिस्तान की ज्यादातर ज़राअत अगरचे ज़ेरे ज़मीन पानी, कारिजों और बरसाती नरेलों पर इंहिसार करती है, ताहम सूबे की मुस्तकिल नहरी ज़राअत का बड़ा हिस्सा दरियाए सिंध से हासिल होने वाले पानी से सैराब होता है। आलमी बैंक के मुताबिक बलूचिस्तान की तकरीबन 12 लाख हेक्टेयर मुस्तकिल ज़ेरे आब ज़मीन में से तकरीबन 44% रकबा पटफीडर, डेजर्ट और खीरथर की नहरों के जरिए दरिया सिंध के पानी से सैराब किया जाता है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हैदरो के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ किसान जो है वो चावल की फसल के लिए बीज लगा रहे हैं। यहाँ पर चावल की नर्सरी तैयार होती है, जिसके बाद इन ज़मीनों पर इसको लगाया जाता है। उससे पहले इन ज़मीनों को सरेआब किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है। मगर यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि पानी की आमद में ताख़ीर की वजह से उन्होंने ये जो बीज है देर से लगाया है। जब पानी की आमद में ताख़ीर होती है तो जो बीज है उसके ज़ाया होने का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि पानी इससे पहले ज़मीन पर छोड़ा जाता है और फिर इस नर्सरी में से जो प्लांट हैं वो ज़मीन पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर इस वक्त भी कोई 50 सेंटीग्रेड के करीब गर्मी मौजूद है। ये एक इसी वजह से भी जो फसल है वो मुतासिर होती है। अगर पानी ना आए तो बीज भी ज़ाया होता है और इसमें जो हज़ारों रुपयों की जो खाद लगाई जाती है उसके ज़ाया होने के भी खदशात मौजूद होते हैं। जो इलाका खीरथर केनाल के करीब है वहाँ कुछ कदर पानी की फराहमी नजर आती है। जितनी दूरी इतनी खुश्क साली है, जिससे काश्तकार परेशान हैं। भाई जब से पानी आया है तो 70% शार्टेज था, इस टाइम भी तो 50% अबव शार्टेज आ रहा है। अगर पानी होता तो इस टाइम रोंबे होते, शाली होता, सब चीज़ होता, पानी होता ज़मीनों में। अभी कुछ भी नहीं है। तो कितना लेट हो गया है फसल? 1 महीना लेट हो गया। जी जी, जो हमें मई में उनको पानी देना था 1 मई को नहीं दे सके, फिर 15 मई नहीं दे सके, फिर 20 मई को पानी आया, वो भी 2-3 चला पे ख़त्म हो गया पानी। जब आएगा ये तो अगस्त सितंबर तक रोंबा चलेगा इनका। जब रोंबा अगस्त सितंबर चलेगा क्या एवरेज इनका कुछ भी नहीं उतरेगा।
इस कहत साली से बचने के लिए एक रास्ता जेर जमीन ट्यूबवेल लगाना भी है। चावल की सीजन न निकल जाए ये सोचकर कुछ काश्तकार ट्यूबवेल लगा रहे हैं ताकि इस पानी से कम चावल की नर्सरी लगाई जा सके। इधर पानी का किल्लत बहुत है, बलूचिस्तान में कोई हिफाजत नहीं करता है, हम इसलिए इसको बोर लगा रहे हैं। बारी बारी के लिए पानी नहर में नहीं है, इसलिए मजबूरी है, क्या करें। यहाँ पर ये 30 फुट 35 फुट में लग जाता है। हम चावल का करते हैं, चावल का और गंदम का, सरसों का, बस हमारे पास यही होता है। बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उसका मुकर्ररा हिस्सा 3 मिलियन एकड़ फीट से कम पानी मिल रहा है, जबकि हुकूमत सिंध का कहना है कि सक्खर बैराज पर तकनीकी इशूज हैं। हमारे पास जब तक सक्खर का बैराजेस का पाउंड लेवल मेंटेन उस रिक्वायर्ड तादाद में पानी बैराज के ऊपर नहीं आएगा, पाउंड लेवल मेंटेन नहीं कर सकेंगे, केनाल का विड्रा लाखों कोशिश कर लें, वो बेहतर नहीं हो सकेगा खीरसर का। बलूचिस्तान का शेयर अगर आप गुड्डू से देखेंगे वो उनको बेहतर मिल रहा है वहाँ से। हमें खीरथर के ऊपर प्रॉब्लम है, खाली खीरथर के ऊपर नहीं, खीरथर पे बलूचिस्तान का खाली शेयर नहीं है, खीरथर पे सिंध मेजर पोर्शन सिंध का है। लेकिन खीरथर के साथ दादू कैनाल है जो चीफ मिनिस्टर सिंध के गांव जाता है, उसको भी पानी नहीं दे पाते। बहुत बड़ा मसला हमारे पास रहता है, बशमूल राइस कैनाल बहुत बड़ा मसला रहता है। जब पाउंड लेवल हमारा 99 से ऊपर जाता है तब उनको सफिशिएंट पानी मिलता है। पाकिस्तान में दरियाओं के जरिए हर साल औसतन 138 से 145 मिलियन एकड़ फीट पानी दस्तयाब होता है, जिसकी तकसीम और निगरानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा करती है। इरसा पानी मुआहदे के तहत चारों सूबों के दरमियान 114 मिलियन एकड़ फीट पानी तकसीम करती है। कौमी आबी पॉलिसी 2018 के मुताबिक पानी के इस्तेमाल में सबसे पहली तरजीह हर शहरी को महफूज पीने के पानी की फराहमी है, जिसके बाद ज़राअत को अहमियत दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब पानी का तकरीबन 94% ज़राअत और 5% घरेलू ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता है। माहिर आबी वसाइल डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह पानी की मजमूई कमी नहीं बल्कि उसका नाकस इंतज़ाम है। 70 से 75% पानी जो है वो हमारे सिस्टम में मानसून से ही आता है। यही मानसून की और सर्दियों की बारिशें हैं जो आपके ग्लेशियर्स को फीड करती हैं, स्नोफॉल करती हैं और ग्लेशियर के ऊपर जो बर्फ़बारी होती है, और फिर जो ग्लेशियर मेल्ट का पानी आपके पास आता है वो भी अल्टीमेटली इन्हीं बारिशों का लाया हुआ पानी है जो कि किसी ज़माने में ग्लेशियर्स में फ्रीज़ हो गया था। हमारे पास हमेशा से ज़रूरत से ज़्यादा पानी रहा है। जो किल्लत है वो हमारी अपनी बनाई हुई है, वो वाटर मैनेजमेंट का इशू है, वाटर अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। पानी की दस्तयाबी हर वक्त हमारे पास है। हमारे पास जो मैंने अभी रिवराइन फ्लड प्लेन्स की बात की है, इसके बीच में हमारे पास तकरीबन इतना पानी है कि 3 साल का जो दरिया का पानी है ना वो इसके बीच में स्टोर हुआ है। यानी कि अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो वो तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट पानी आपका इन दरियाओं के फ्लड प्लेन्स के नीचे है जो कि कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। दरिया सिंध के पानी पर बहस शायद आने वाले बरसों में भी इसी तरह जारी रहेगी। सूबे एक दूसरे पर पानी चोरी के इल्जामात लगाते रहेंगे, लेकिन बदीन और बलूचिस्तान के इन आखिरी देहात में जहां नहरों का पानी सबसे आखिर में पहुंचता हो, लोगों के लिए ये तनाज़ा कागजात या मुआहदों का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में शाही कला की 400 साल पुरानी तस्वीरी दीवार की बहाली का काम मुकम्मल हो गया है। इस तारीखी तस्वीरी दीवार की बहाली में तकरीबन 10 साल का अरसा लगा। इस दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस तस्वीरी दीवार से जुड़ी चंद दिलचस्प कहानियां क्या हैं, देखिए फुरकान इलाही की इस खसूसी रिपोर्ट में। दूर से देखने में लगता है कि एक जैसी दीवार चलती जा रही है, लेकिन जब करीब से हमने इसमें काम किया तो हमें यही लगा कि मोनोटनी नहीं थी और हमेशा कुछ नया मिलता था। लाहौर शाही किला की तस्वीरी दीवार पर बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। इस दीवार पर मुसव्वरी के काम पर 1 दहाई का अरसा लगा। इस दीवार बनाने पर क्या मुश्किलात का सामना रहा और इस दीवार पर लगी कुछ तस्वीर की कहानी
आपको दिखाते हैं। जो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगता है इसकी क्योंकि एग्जाम्पल और नहीं है दीवार में, ये एक बंदा है जिसने हाथ में चौरी पकड़ी हुई है, और चौरी एक झाड़ू की तरह होता है जिस पे पंख लगे होते हैं, और ये इंडोर स्पेसेस, ज़्यादातर टेम्पल्स और जो सीक्रेट स्पेसेस होती हैं अंदर, उनको साफ़ करने के लिए, जहाँ कोई स्क्रिप्चर या टेक्स्ट रखा जाए उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका एग्जाम्पल और इसलिए कहीं नहीं है क्योंकि इसने जूते नहीं पहने हुए हैं, तो जो पाँव की उंगलियां हैं वो काशीकारी में कार्व करके दिखाई हुई हैं, जिससे कारीगर ये इम्प्लाई करना चाह रहा है कि ये इंडोर्स है। इसका मतलब बाकी जितनी भी पोर्ट्रेट्स आपको दीवार पे नज़र आती हैं वो लोग आउटडोर हैं, बाहर हैं, उन्होंने जूते पहने हुए हैं, मतलब किसी अंदर की स्पेस में नहीं है। पिक्चर वॉल की जो कंजर्वेशन थी ये 2015 में हमने शुरू की, जिसमें हमने 2 साल इसकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे लगाए, और 2017 से 18 में हमने एक प्रोटोटाइप एरिया बनाया जिसमें हमने सारा एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटेशन करके इसकी जो कंजर्वेशन अप्रोच है उसको फाइनलाइज़ किया। और 2018 से फिर हम दीवार को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके हमने इस पे काम किया है, और 2026 में अप्रैल में इसका ये काम ख़त्म हुआ है। दीवार की खासियत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूरल कंसिडर किया जाता है। ये तकरीबन 1600 फीट लंबी है और कोई 60 फुट तक इसकी ऊंचाई है, तो इसी वजह से इस दीवार पे 9 साल लगे। ये बहुत इंट्रिकेटली डेकोरेटेड है, इसका हर हिस्सा, हर इंच पे बहुत डिटेल में काम हुआ है। तो हमने तकरीबन 100 लोगों की टीम के साथ काम किया है, जिसमें कारीगर भी शामिल थे, जिसमें प्लस्तर के, काशीकारी के, नक्काशी के कारीगर थे। आप समझे तकरीबन 150 साल तक इस दीवार की कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुई। ब्रिटिश दौर में मुग़ल दौर का जो ड्रेनेज सिस्टम था किले का, वो सारा रीरूट किया गया, बहुत जगहों से डिसमेंटल किया गया, तो ज़्यादातर जो फोर्ट का पानी था वो ड्रेन आउट होने की बजाय दीवार की तरफ डाइवर्ट किया गया। तो ये जो कांस्टेंट बरसात की बारिश का सारा फोर्ट में जमा हुआ पानी दीवार पर गिर रहा था, उसकी वजह से ज़्यादातर जो डेकोरेशंस थी, जो टाइल का काम है, वो ख़राब हो चुका था। तो इस वजह से हमें काफ़ी चैलेंजेस आए। तो हमने लिमिटेड लोगों से काम लेना शुरू किया, साथ यंग बच्चों को अटैच किया। उस पूरे प्रोसेस में लोगों की ट्रेनिंग हुई, लेकिन वो जो गैप था वो भी साथ साथ हमें फिल होता गया। दीवार की बहाली का ये मंसूबा वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, यूनेस्को और आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान की मुश्तरका काविश है, जिसमें नॉर्वे, जर्मनी और अमेरिका की इमदाद भी शामिल है। इस दीवार की तामीर जिस तरह सारा मुग़ल आर्किटेक्चर है, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, ट्रेडिशनल मटेरियल से किया गया है, जिसमें चूने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और टेराकोटा फायर टाइल्स जो होती हैं, ब्रिक टाइल्स, उनका इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो काशीकारी का काम है वो जो पर्शियन ग्लेज टाइल की टेक्निक है, उसी रेसिपीज़ को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं, और जो फ्रेस्को वॉल पेंटिंग्स हैं वो भी चूने के प्लस्तर से बनाई गई हैं। तो हमने भी अपने काम करते हुए यही कोशिश की है कि हम ट्रेडिशनल मटेरियल्स यूज़ करें। अक्सर हमें एविडेंस को एनालाइज करना होता है, तो बहुत से पैनल्स बिल्कुल ख़त्म होते हैं, लेकिन उनके कुछ थोड़े बहुत सबूत बच जाते हैं किसी एक टाइल की शक्ल में, या बेडिंग मॉर्टर जो उसका बेस प्लस्तर है उसमें टाइल के इम्प्रेशंस आपको मिलते हैं। तो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव भी हमारी जॉब होती है। तो ये एक मज़ेदार पार्ट था हमारी जॉब का, जिसमें हम सब बैठ के डिस्कस करते थे या इमेजिन करते थे कि जो मिसिंग है वो किस तरह से हो सकता है। ये एक बूढ़े पेशेंट की मानिंद है, एक बूढ़ा मरीज़ जो बिल्कुल मरने के करीब था, उसको बचाया गया है। उसको हमने बच्चा भी नहीं बनाना, उसको उसी एज ग्रुप में रखना है और उसकी लाइफ बढ़ानी है। तो उसकी अपकीप और केयर की कंटिन्यूस ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि इसकी अपकीप जिस लेवल का काम इसके इंटरवेंशन में हुआ है, इसकी अपकीप भी उसी स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। तो इंतहाई एक रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग फीलिंग है। थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि एक आदत सी बन गई थी इस पे रोज़ आना, काम करना, सबका काम देखना। तो आप कह लें कि दुख भी है और खुशी भी है कि हमने ये अचीव किया है, एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद गर्मियों के मौसम में मच्छर के हमलों से परेशान रहते हैं, लेकिन एक दिलचस्प हकीकत ये है कि हर शख्स मच्छरों के लिए यकसां तौर पर पुरकशिश नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि एक ही जगह मौजूद अफराद में से बाज को मच्छर बार बार काटते हैं, जबकि दूसरे तकरीबन महफूज रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इसकी वजह खून का मीठा होना नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म से खारिज होने वाले मखसूस हयातियाती और कीमियाई इशारे हैं, जिनकी मदद से मच्छर अपने शिकार की शिनाख्त
شناخت کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق صرف مادہ مچھر انسانوں کو کاٹتی ہے کیونکہ اسے اپنے انڈوں کی نشوونما کے لیے خون میں موجود پروٹین درکار ہوتا ہے۔ مچھر تقریباً 10 میٹر کے فاصلے سے انسان کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ نظر کے ساتھ ساتھ سونگھنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی استعمال کرتے ہیں۔ انسانی سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ ان کے لیے سب سے اہم اشارہ ہوتی ہے جو انہیں شکار کی تلاش پر آمادہ کرتی ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بالغ افراد بچوں کی نسبت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اسی لیے مچھر عموماً بڑوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حاملہ خواتین، ورزش کرنے والے افراد اور بڑی جسامت رکھنے والے لوگوں میں جسمانی میٹابولزم زیادہ ہونے کے باعث جسم سے زیادہ حرارت اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، جس سے وہ مچھروں کے لیے نسبتاً زیادہ پرکشش بن جاتے ہیں۔ برطانیہ کی درہم یونیورسٹی کے ماہر اشرات اسٹیو لینڈسے کے مطابق انسانی جسم ایک چھوٹی بھٹی کی طرح کام کرتا ہے اور جتنا زیادہ جسم گرم ہوگا مچھروں کے متوجہ ہونے کا امکان بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ انسانی جسم کی مخصوص خوشبو بھی مچھروں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی جلد مختلف قسم کے کیمیائی مرکبات خارج کرتی ہے جنہیں غیر مستحکم نامیاتی مرکبات یا VOCs کہا جاتا ہے۔ جلد پر موجود بیکٹیریا ان مرکبات کو تبدیل کر کے ایسی بو پیدا کرتے ہیں جسے مچھر آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہماری جلد میں 500 سے زائد مختلف قسم کے VOCs پائے جاتے ہیں جن میں امونیا، لیکٹک ایسڈ اور خاص طور پر کاربو ایسڈز مچھروں کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھر کے کاٹنے پر ہر شخص کا جسم بھی مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ بعض افراد میں معمولی سا سرخ نشان بنتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کے جسم پر شدید خارش، سوجن اور بڑے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں جو کئی دن یا ہفتوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اس فرق کا تعلق انسانی مدافعتی نظام اور ان جینز سے ہے جو الرجی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ مچھر کاٹتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اصل فرق مچھر کے کاٹنے کے بعد جسم کے رد عمل میں ہوتا ہے۔ ماہرین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اگرچہ کچھ لوگ حیاتیاتی طور پر مچھروں کے لیے زیادہ پرکشش ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی شخص مکمل طور پر محفوظ نہیں، اسی لیے مچھروں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں جن میں مچھر بھگانے والے لوشن یا اسپرے کا استعمال، مکمل آستین والے کپڑے پہننا، کھڑکیوں پر جالیاں لگانا، سوتے وقت مچھردانی کا استعمال اور گھروں کے ارد گرد کھڑے پانی کو ختم کرنا شامل ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ اقدامات نہ صرف مچھروں کے کاٹنے سے بچاتے ہیں بلکہ ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا اور دیگر مچھر سے پھیلنے والی خطرناک بیماریوں کے خطرے کو بھی نمایاں طور پر کم کرتے ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔